तो विद इम्प्यूनिटी जैसे साकिब निसार जो कर रहा था, इट वॉज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है? अपने अपनी हदूद से तजावुज करना, अपनी हद से बढ़ के काम करना। जो उसकी हद थी वो जुडिशल डोमेन तक थी, और वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में जाके वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा था। और ये किस वक्त कर रहा था? जिस वक्त उसके अंडर इट वाज लाइक 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन 18 लाख केसेस वर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी फॉर हियरिंग एंड फॉर डिसीजन, एंड सम ऑफ देम वर had been pending for decades. हमारे सामने इस तरह की मिसालें भी आई हैं कि जेल में 15-20 साल गुजार के जो मुल्जिम था, उसकी डेथ के बाद वो मर गया, और उसके बाद पता लगा और जुडिशरी की तरफ से एक डिसीजन आया कि दिस पर्सन वाज एक्चुअली नॉट द कल्पेबल, और उसने जुर्म नहीं किया था और उसे बरी किया जाता है, और वो दुनिया से बरी हो चुका हुआ था। तो 1.8 मिलियन केसेस वर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी ऑफ साकिब निसार, एंड बिफोर दैट इन फैक्ट दे वर पेंडिंग। ये जो फिगर है, ये उससे पहले जो इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट थी, उसके वक्त की फिगर है 1.8 मिलियन केसेस, और साकिब निसार के वक्त में वो थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी। और अभी जो फिगर है, इट इज 2.6 मिलियन केसेस। 26 लाख केसेस आर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी, एंड सम ऑफ देम हैव बीन पेंडिंग फॉर डेकेड्स। लेकिन अपना काम छोड़ के हमें पॉलिटिकल लाइमलाइट में रहना हमारे लिए, हमारी जुडिशरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, फॉर फॉर सर्टेन रीजंस। उन रीजंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ साथ करते रहते हैं। तो वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जब भी नजर आएगा, तो देयर विल बी, इट वुड बी डेट्रीमेंटल, इट वुड बी हार्मफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। इट वुड बी हार्मफुल टू द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। रियासतें सेपरेशन ऑफ पावर्स के बगैर नहीं चल सकती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि हमें स्पेशली इमरान खान के आने के बाद से एक नोशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इस मुल्क में पार्लिमानी निजाम में जमहूरियत नहीं होना चाहिए, बल्कि सदारती निजाम में जमहूरियत होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और लाइक एवरीथिंग एल्स, बाकी चीजों में जिस तरह के हम कम अकली और बेशऊरी शो करते हैं, इस मामले में भी हमें सिर्फ इस तरह बताया जा रहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट कोई इलेक्ट होगा डायरेक्टली, जिस तरह अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, तो उसके पास शायद कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाएगी जिसमें उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, और वो जो डिसीजन लेना चाहेगा वो ले सकेगा। हम जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिन इश्यूज को मैं डिस्कस जिस सीक्वेंस में कर रहा हूं, आप बच्चे ये देखोगे कि वन थिंग इज लिंक्ड टू अनदर। तो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस को ऑलरेडी देख लिया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के बगैर एब्सोल्यूट पावर करप्टिंग एब्सोल्यूटली, उसके लिए जरूरी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। और चेक एंड बैलेंस ना हो तो पावर नहीं होनी चाहिए। वी ऑलरेडी रीच्ड दिस कंक्लूजन। तो इसलिए हम समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस मैक्सिमम क्योंकि लेजिस्लेचर के ऊपर होते हैं, इसलिए लेजिस्लेचर के पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस जिस तरह पार्लिमानी निजाम में हमने डिस्कस किया था, उसी तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस सदारती निजाम में भी हुआ करते हैं। जमहूरियत के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बैठते, मैं बड़ी तसल्ली से कह सकता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इट डज नॉट प्रोमोट क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग सिर्फ उन बच्चों में होती है जो आपके रेगुलर स्कूल सिस्टम से निकले होते हैं। सिर्फ उन बच्चों में क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होती है जो
पीएमएस सीएसएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं।